सभी स्टूडेंटों को देवी टेक्निकल क्लासेज में स्वागत है और आप लोगों के उज्जवल भविष्य के लिए हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आप लोगों के लिए राजस्थान जीके का टॉपिक शुरू किया गया है। राजस्थान जीके का जो टॉपिक है उसमें राजस्थान की संस्कृति वाला पार्ट सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में आता है आप लोगों के, इसलिए संस्कृति वाले पार्ट को हम पहले शुरू कर रहे हैं। और संस्कृति पार्ट में अपन शुरू कर रहे हैं राजस्थान की प्रमुख जनजातियाँ। उन जनजातियों में सबसे पहले जो अपन शुरू करेंगे मीणा जनजाति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये अपना पहला क्वेश्चन है मीणा जनजाति के लिए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो आरक्षण की व्यवस्था देखो अपने संविधान में जो है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण व्यवस्था जो की गई वो आपका अनुच्छेद 342 में की गई है। दूसरा क्वेश्चन है अपना मीणा जनजाति की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है। तो मीणा जनजाति जो है कहते हैं कि मीणा जनजाति जो है उत्पन्न मानते हैं विष्णु भगवान के पहले अवतार से। विष्णु भगवान का जो पहला अवतार हुआ वो मत्स्य भगवान, तो मत्स्य भगवान या मीन भगवान के नाम से जाने जाते हैं। विष्णु भगवान के 10 अवतार हो गए, 10 अवतार हो गए। उन अवतारों में से सबसे पहला अवतार मत्स्य अवतार हुआ। उस मत्स्य अवतार या मछली से, तो मछली का अर्थ जो होता है मीन, तो मीन भगवान के रूप में मानते हैं। तो मछली कहते हैं कि जब 4 युग होते हैं, सबसे पहला युग जो मानते हैं सतयुग, दूसरा त्रेता, तीसरा द्वापर और वर्तमान में जो चल रहा है वो कलयुग। तो इस तरह कलयुग के बाद प्रलय होगी। प्रलय में कुछ लोग बचेंगे जिनमें से सप्तऋषि और एक राजा बचेगा। उस राजा के द्वारा कहते हैं कि बाद में संतान उत्पन्न होंगी, तो वो मछली की मदद से, तो मछली विष्णु भगवान बनते हैं। तो एक नाव बचेगी, सारी तरफ पानी पानी होगा धरती पे, तो वहाँ पे नाव के साथ उसकी सींग, कहते हैं मछली के एक सींग भी होगा, तो नाव को सींग से बांध देंगे और वो मछली विष्णु भगवान जो बने हुए हैं मीन भगवान, तो वो पूरे प्रलय के दौरान उनको लेके घूमेंगे। फिर वहाँ से फिर नई जातियों की उत्पत्ति शुरू होगी। इस तरह का माइथोलॉजी में वर्णन मिलता है विष्णु पुराण में। तो मीणा जनजाति की उत्पत्ति मीन शब्द से मानी जाती है। तीसरा सवाल है अपना मीणा जनजाति विष्णु भगवान के किस अवतार से उत्पन्न है। तो अपन ने बात की मत्स्य अवतार से। मीणा जनजाति के इष्ट देवता माने जाते हैं। तो यहाँ पे मीणा जनजाति के देखो इष्ट देवता जो हैं मीणा जनजाति के जो माने जाते हैं आपका भूरिया बाबा। और यहाँ पे आप देखते हो बुझ देवता भी दे रखे हैं। तो मीणा जनजाति के जो देवी देवता होते हैं वो बुझ देवता कहलाते हैं, लेकिन इष्ट देवता अगर बात करें तो भूरिया बाबा हैं। जो भूरिया बाबा हैं ये आपके गौतमेश्वर जी के नाम से भी जाने जाते हैं। और इनका मंदिर है सिरोही में इनका प्रमुख मंदिर है। कहते हैं कि गौतमेश्वर बाबा की झूठी कसम मीणा जनजाति नहीं खाती है। एक बार इनकी कसम खाने पर मीणा जनजाति कभी झूठ नहीं बोलती है। तो मीणा जनजाति का इष्ट देव आपको कई बार ये आ जाता है। इष्ट देव होता है एक कुल देव होता है, कुल देवता होता है या कुल देवी होती है, इष्ट देवता होता है या इष्ट देवी होती है। एक होता है आराध्य देवता। इनमें क्या अंतर है, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट। तो आपको पता है इष्ट देवता तो वो होता है जिसको अपन सबसे ज़्यादा अपना इष्ट मतलब अपना भरोसा जिस देवता पे होता है। अपने यहाँ पे हिंदू धर्म में बहुत सारे देवी देवताओं के बारे में वर्णन मिलता है। तो कौन से देवता पे आप सबसे ज़्यादा भरोसा करते हो, सबसे ज़्यादा पूजा वगैरह करते हो, तो वो इष्ट देवता के रूप में जाना जाएगा। आराध्य देवता, तो जितने भी देवताओं की आप पूजा करते हो, आराधना बोलते हैं उसे, तो वो आराध्य देवता या आराध्य देवी कहलाएगी। और आपसे पूछते हैं कि कुल देवता कौन होता है। तो जिस जाति के जिस कुल में कोई जन्म लेता है देवता, तो वो उसका कुल देवता या कुल देवी होगी। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि कुल देवता या कुल देवी एक ही होती है। और इष्ट देवता भी आपका एक ही हो सकता है आपके 2 इष्ट हो, तो इष्ट देवता एक ही होता है। और आराध्य देवता, आप जितने देवताओं की पूजा करेंगे या जितने देवियों की पूजा करेंगे उतनी ही आपके आराध्य देवी या आराध्य देवता हो जाएंगे। तो मीणा जनजाति के इष्ट देवता माने जाते हैं आपके भूरिया बाबा। मीणा जनजाति की उपासक देवी कौन सी है। उपासक देवी के बारे में बात करें या इसको अपन आराध्य देवी भी कह सकते हैं, अगर उपासक देवी आए या आराध्य देवी आए।
तो यहां पे जीर्ण माता, मीणा जनजाति की उपासक देवी, आराध्य देवी जीर्ण माता मानी जाती हैं। अपन कुल देवियों के बारे में आपका अलग से टॉपिक है, वहां पे इन देवी देवताओं के बारे में अलग से वर्णन करेंगे। आज तो अपनी जनजातियों क्लास है इतना, इसलिए यहीं पे वर्णन कर रहे हैं अपन। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मीणा जनजाति। मीणा जनजाति के देवी देवता क्या कहलाते हैं? तो मीणा जनजाति के देवी देवता बुझ देवता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मीणा जनजाति के देवी देवता? बुझ देवता कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीणा जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है? तो मीणा जनजाति का मुखिया आपके पटेल कहलाता है। कहते हैं कि मीणा जाति के पुरुषों से अगर पटेल कहा जाए तो वो थोड़े प्रसन्न हो जाते हैं, तो उनका मुखिया पटेल कहलाता है। अगर आपसे पूछें कि नायक कौन सी, अलग अलग जनजातियों के आपके मुखिया जरूर पूछते हैं, तो नायक कौन सी जनजाति के हैं, तो ये अपन अलग उस जनजाति के बारे में तब अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे मीणा जनजाति की सबसे बड़ी पंचायत क्या कहलाती है? 8वां सवाल है आपका, मीणा जनजाति की सबसे बड़ी पंचायत। तो यहाँ पे सबसे बड़ी पंचायत आती है 84। अलग अलग समूहों की पंचायतें होती हैं, तो अपने यहाँ पे भी गाँव में जो पंचायतें चलती हैं, तो 84 गांव अगर इकट्ठे होते हैं, वहाँ के 84 गांवों के पंच पटेल एकत्र होते हैं, तो वो पंचायत सबसे बड़ी होती है। ऐसे ही अपने मौसर होता है, मृत्यु भोज बोलते हैं 12वें के दिन, तो वो मौसर के समय भी जब वो पंचायतें होती हैं तो उनको वहाँ पे जीमने वगैरह बुलाते हैं, तो सबसे बड़ा जीमना 84 पंचायतों का ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मीणा जनजाति का मुख्य हथियार क्या है? तो मीणा जनजाति का मुख्य हथियार लाठी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीणा जनजाति का निवास क्षेत्र पूर्व में क्या कहलाता था? तो पूर्व में मीणा जनजाति का निवास क्षेत्र मत्स्य क्षेत्र कहलाता था। तो यहां पे मत्स्य क्षेत्र की बात करें तो मत्स्य क्षेत्र जो है महाभारत काल में, महाभारत काल के समय आपके जनपदों में बटा हुआ था भारत। जैसे आज राज्य होते हैं, उस समय जनपद कहलाते थे। उन जनपदों में एक जनपद का नाम आता था मत्स्य जनपद। इस मत्स्य जनपद की अगर राजधानी की बात करें अपन, तो राजधानी हुआ करती थी मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर। महाभारत में भी वर्णन मिलता है कि जब पांडवों को अज्ञातवास मिला, 12 साल का अज्ञातवास था, वो चौसर में हारने के बाद, और 1 साल का उनको छुप के रहना पड़ता था। तो 12 साल वन में रहे, 1 साल का अज्ञातवास उनको मिला। तो यहाँ राजा विराट के यहाँ पे वो रुके हुए थे वेश बदल के। तो विराटनगर उसकी मत्स्य जनपद की राजधानी थी। कहते 10वीं शताब्दी तक, 10वीं शताब्दी तक मीणा जनजाति ने इस क्षेत्र पर राज्य किया, जो आपके जयपुर और उसके आसपास का क्षेत्र है। तो आज भी देखो मत्स्य, जब राजस्थान का एकीकरण अपन पढ़ते हैं, तो मत्स्य जो प्रदेश पहला बना, तो मत्स्य में आपके अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली ABCD आता था। ये मत्स्य आज भी आता है। आपके अलवर की जो बस होती है, उस सरकारी बस के ऊपर लिखा होता है मत्स्य आगार। तो इसलिए ये मीणा जनजाति का निवास स्थान होने के कारण मत्स्य जनपद पड़ा। आपको मैंने अभी बताया था कि मत्स्य मीन भगवान इनके उत्पत्ति मानी जाती है मीन भगवान से, इसलिए मत्स्य क्षेत्र कहलाया। कहते हैं 10वीं शताब्दी के बाद जो कछुआ वंश है, भगवान राम के पुत्र जो कुश थे, तो कछुआ वहां से दुहले राय आए। दुहले राव ने इन मीणाओं को हरा के अपनी राजधानी को फिर आमेर स्थापित कर दिया। तो ये एकमात्र ऐसी जनजाति है जो प्रशासक के रूप में भी उत्तर पूर्वी राजस्थान में इन्होंने शासन किया है। तो मीणा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र था मत्स्य क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है अपना, मीणा जनजाति सर्वाधिक किस जिले में निवास करती है? मित्रों यहाँ प्रिंटिंग की गड़बड़ी है, तो यहाँ निवास करती है। तो मीणा जनजाति सर्वाधिक मात्रा में जयपुर जिले में निवास करती है। अगर जनसंख्या की बात करें तो सर्वाधिक जयपुर जिले में निवास करती है मीणा जनजाति। मीणा जनजाति के धार्मिक गुरु माने जाते हैं। तो मीणा जनजाति के धार्मिक गुरु हैं मुनि मगर सागर। ये गोठवाल जाति के मीणा थे।
बाद में इन्होंने जैन धर्म भी अपना लिया, तो जैन मुनि भी कहलाए। तो मुनि मगर सागर गोठवाल वंश के मीणा, अगला प्रश्न है अपना। तो इनका जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म मुनि मगर सागर का टोंक जिले में हुआ है। तो मीणा जनजाति का जन्म मुनि मगर सागर का टोंक जिले में। ये मीणा जनजाति के धार्मिक गुरु माने जाते हैं। मीणा जनजातियों में जो सामाजिक बुराइयां थी, कुछ धार्मिक चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन भी चलाया, वो आगे बात करेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं अब। मीणा जनजाति का धार्मिक ग्रंथ मीन पुराण अथवा मगर पुराण माना जाता है, जिसने लिखा तो ये मुनि मगर सागर। तो मुनि मगर सागर के कारण ये मीन पुराण, ये मगर पुराण भी नाम पड़ा। मीन पुराण नाम पड़ा कि मत्स्य भगवान, विष्णु भगवान का पहला अवतार, उस अनुसार उन्होंने इनका नाम रखा। तो इसमें इनके धार्मिक बातें की गई हैं, बहुत सारे गोत्रों की बातें की गई हैं, और इनके कल्चर की बातें भी इस ग्रंथ में मुनि मगर सागर ने की हैं। तो किस धार्मिक ग्रंथ के अनुसार मीणा जनजाति की 12 पाल, 24 खापे हैं इनकी, 12 पाल हैं और 32 तड़ हैं। कहते हैं कि मीणा जनजाति के सभी जनजातियों में से सर्वाधिक गोत्र हैं। 5200 गोत्र मीणा जनजातियों के माने जाते हैं। तो ये किसके अनुसार है? मीन पुराण के अनुसार। तो इस तरह से मीन पुराण में वर्णन है। 12 पाल हैं, छोटे गांव को क्या बोलते थे? पाल बोलते थे। 24 खापे हैं। खापे क्या होती हैं? ये पंचायतें कहलाती थी। तो आज भी खाप पंचायतें प्रचलित हैं, और 32 तड़ हैं। और यहाँ पे मीन पुराण में ये सारा वर्णन किया गया है। 5200 गोत्र माने गए हैं। गोत्र क्या होते थे? तो गोत्र जो होते हैं अपने यहाँ विवाह संबंध में ये काम आते थे। ये पूरा अपना जो कल्चर था वो साइंस पे आधारित था। तो गोत्रों के आधार पर इस तरह का वर्णन मिलता है कि कहते हैं कि जब शादी विवाह का संबंध करते थे तो 4 गोत्रों में शादी नहीं की जाती थी। लड़का या लड़की को देखते थे, कहते हैं कि स्वयं का गोत्र, दूसरा माता का गोत्र, तीसरा दादी का गोत्र, और चौथा होता था नानी का गोत्र। इन गोत्रों में शादी नहीं की जाती, इस सेम गोत्रों में शादी नहीं की जाती थी। तो इनके अलावा गोत्रों में शादी की जाती थी। तो 4 गोत्र पुरुषों के लिए और 4 ही गोत्र महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए होते। तो 8 गोत्र। तो साइंस कहता है कि 50-50% गुण आते हैं। तो 4 और 4 8 गोत्रों के गुण आ गए उसमें। तो नई संतान में 8 गोत्रों के जीन आएंगे, गुण आएंगे, जिससे कि संतान स्पेसिफिक होती चली जाती थी, जिससे कि आने वाली पीढ़ी पूर्व पीढ़ी से एडवांस होती थी। आज के बच्चे अपने से एडवांस हैं। इस तरह से आप भी अपने पिताजी से थोड़ा नॉलेज में एडवांस रहेंगे और दूसरी चीज़ों में एडवांस रहेंगे। तो इस तरह से सिलेक्शन होता था। लेकिन अब धीरे धीरे ये सब घालमेल होता जा रहा है, इसलिए अपना कल्चर, वो साइंस था जो कल्चर से जोड़ा हुआ था, गड़बड़ होने लगा है। तो सबसे ज़्यादा गोत्र मीणा जनजाति में माने जाते हैं। 5200 गोत्र हैं। नेक्स्ट, 1924 में जरायम पेशा कानून द्वारा किस जनजाति को अपराधी जाति घोषित किया गया? ये क्रिमिनल ट्राइब एक्ट बना 1924 में। कहते हैं, आप इसको भी ध्यान रख लो, इसी समय गांधी जी जो थे कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे। कांग्रेस अध्यक्ष भी रहे गांधी जी इसी सन में। बस एक ही बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अभी गांधी जयंती गई है, अभी गांधी जी की 30 जनवरी जो था गांधी जी का मृत्यु दिवस था, तो उस तरह से अपन ने मनाया था। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं 1924 में जरायम पेशा कानून द्वारा किस जनजाति को अपराधी जाति घोषित किया? तो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट बनाया सरकार ने। कहते हैं कि मीण जनजाति में कुछ बुराइयां आ गई, उन बुराइयों को विशेषकर चोरी की बुराइयां आ गई, कुछ लोग चोरी करने लगे, इसलिए पूरी जनजाति पे वो दाग लगा। तो ये कानून सरकार ने इस सन में बना दिया। इस कानून के अनुसार ये था कि जो मीण जनजाति के स्त्री पुरुष बच्चे जो भी होंगे वो सब के सब शाम को थाने में आके गूंठा दस्तखत करेंगे, और सब के गूंठा दस्तखत करने के बाद ही उनको वापस गांव में जाने दिया जाएगा, जिस कारण से रात में चोरियां ना हो, क्योंकि रात में इस तरह से टाइम काफ़ी लग जाता था तो आसपास चोरियां नहीं कर पाए। इस तरह का कानून वहां बनाया गया। तो इन बुराइयों को दूर करने के लिए
फिर आपके मीणा जनजाति के जो धार्मिक गुरु थे मुनि मगर सागर, उन्होंने एक आंदोलन चलाया इनमें जागृति लाने के लिए। फिर 1944 में नीम का थाना सीकर, तो नीम का थाना सीकर में उन्होंने महासम्मेलन किया, जो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। उस सम्मेलन में उन्होंने उन बुराइयों को दूर करने का बीड़ा उठाया और लोगों को समझाया। तब जाके इसमें कुछ छूटें दी गई। तो वो छूटें ये थी कि मीणा जनजाति की महिलाओं को और 12 साल से छोटे बच्चों को इस कानून से बाद में 1944 में थोड़ा छूट दे दी गई। तो यहाँ पे ये एक्ट बना मीणा जनजाति के लिए। तो जराइम पेशा कानून सरकार द्वारा कब वापस लिया गया? तो आज़ादी के बाद 1952, ये कानून को 1952 में वापस ले लिया गया। नहीं तो 1944 में, ध्यान रखना, सिर्फ 1944 में महिलाओं को और 12 वर्ष से छोटे बच्चे, इनको इस कानून में छूट दी गई, यानी कि इनको थाने में आके हाजिरी देनी नहीं पड़ती थी। नहीं तो 1944 तक तो इनको भी हाजिरी देनी पड़ती थी। तो बाद में इन्होंने आंदोलन चलाया तो लोगों को जागृति आई, तो इस तरह से इन्होंने विरोध भी किया कि महिलाएं और छोटे बच्चे क्या चोरी करेंगे, इसलिए इनको हटाया गया यहाँ से। लेकिन पुरुषों को यहाँ तक रखा गया 1952 तक के लिए ये कानून बना, बाद में यह 52 में हटा लिया गया। तो जराइम पेशा कानून में महिलाओं व 12 वर्ष से कम बच्चों को छूट प्रदान कौन से सन में दी गई? तो ये सन रहा आपका 1944। तो 1944 में अपन ने इनको छूट दे दी थी, जब उन्होंने आंदोलन किया था। सरकार ने यह छूट प्रदान कर दी जब मुनि मगर सागर, मुनि मगर सागर जी ने जब आंदोलन किया नीम का थाना सीकर में, तो उस आंदोलन के बाद इन लोगों को छूट प्रदान की गई, महिलाओं को और 12 साल से छोटे बच्चों को। तो मीणा जनजाति में फैली कुरीतियों को दूर करने व राजनीतिक एवं या धार्मिक जागृति के लिए अप्रैल 1944 में नीम का थाना सीकर में किसकी अध्यक्षता में एक महासम्मेलन आयोजित किया? तो ये महासम्मेलन आया मुनि मगर सागर की अध्यक्षता में किया गया। इस मुनि मगर सागर की अध्यक्षता में जब मुनि मगर सागर ने इनकी कुरीतियाँ और इनकी धार्मिक जागृति के बहुत सारे प्रयास किए, तब जाके इनकी ये बुराइयाँ धीरे धीरे खत्म हुई। तो कुछ लोग ही थे जिससे पूरी जाति को इस तरह का ब्लेम झेलना पड़ा। भारत की सबसे धनी जनजाति निम्न में से किसे मानी जाती है? तो अपन बात करें सबसे धनी, अगर जनजातियों की बात करें तो सबसे रिच जनजाति आपके मीणा जनजाति को माना जाता है। मीणा जनजाति क्यों आप कहते हैं कि जब आरक्षण मिला तो आरक्षण में सारी जनजातियां जो एसटी में आती थी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स में आती थी, उन जनजातियों में करीब 550 से अधिक जनजातियां थी। 557 के करीब जनजातियां थी पूरे भारत में। आज़ादी के समय जब कानून बने तो उन 557 जनजातियों को एसटी में शामिल किया। लेकिन सबसे रिच जनजाति मीणा जनजाति मानी जाती है। तो मीणा जनजाति सबसे रिच इसलिए मानी जाती है कि मीणा जनजाति प्राचीन समय से ही राजाओं के यहाँ, राज्य मैंने आपको बताया कि उत्तर पूर्वी राजस्थान में प्रशासक के रूप में भी रहे और इन्होंने राजाओं के दरबार में भी इनका निवास स्थान था। राजाओं के दरबार में ये जो 2 भागों में बटी हुई जाती थी, तो चौकीदार मीणा राजाओं के जो खजाना होता था उसके चौकीदार भी हुआ करते थे। तो इस तरह से शहर के आसपास रहते थे, जंगलों में नहीं। तो कुछ लोग रहने से पढ़ाई लिखाई ज़्यादा कर ली थी और जनजातियों से, इसलिए इन्होंने आरक्षण का फायदा इन्हें सबसे अधिक मिला। इसलिए सबसे अधिक धनी जनजाति भी जल्दी ही बन गई। तो मीणा जनजाति में उच्च स्थान निम्न में से किसे प्राप्त था? तो मीणा जनजाति में अगर बात करें तो चौकीदार मीणाओं को उच्च स्थान प्राप्त था, क्योंकि मीणा जनजाति 2 भागों में बटी हुई थी। पहला तो जमींदार मीणा और दूसरे थे चौकीदार मीणा। तो ये जमींदार मीणा थे जो खेती बाड़ी करते थे, खेती का व्यवसाय करते थे, और ये चौकीदार मीणा जो थे वही राजाओं के जो खजाना था उनके चौकीदार हुआ करते थे। इसलिए राजाओं के नज़दीक होने से इनको उच्च माना जाता था, इनको निम्न माना जाता था। तो जमींदार मीणाओं में चौकीदार मीणा वैवाहिक संबंध भी नहीं करते थे पूर्व में।
लेकिन स्थितियां बदल गई, राजा महाराजा खत्म हो गए, तो राजा महाराजा जब तो इनकी स्थिति नीचे डाउन हुई, तो ज़मीनों की वैल्यूएशन बढ़ने लगी, तो जमींदार मीणा अब इनसे ऊपर माने वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार बन गए, तो अब इनमें वैवाहिक संबंध भी हो जाता है। नहीं तो चौकीदार मीणाओं को जमींदार मीणों से उच्च माना जाता था। मीणा जनजाति संबंध द्रविड़ प्रजाति से बताने वाले विद्वान कौन है? तो कहते हैं कि ये एक द्रविड़ प्रजाति है जो दक्षिणी भारत में आई। कहते हैं जब सिकंदर महान का आक्रमण हुआ भारत पे, तो ये पंजाब से द्रविड़ प्रजाति जो थी ये दक्षिण की ओर चली गई थी। तो द्रविड़ प्रजाति का संबंध मानते हैं हर्बर्ट रिस्ले। कहते हैं हर्बर्ट रिस्ले कि ये जनजाति द्रविड़ प्रजाति से रिलेशन रखती है। अगला क्वेश्चन है अपना कि मीणा जनजाति के पुरुष द्वारा दूसरी जाति की महिला से विवाह करने पर जो संतान उत्पन्न होती है वो क्या कहलाती है? यानी कि मीणा तो पुरुष होना चाहिए, मीणा जाति का पुरुष हो और अन्य जाति की महिला हो। अन्य जाति की महिला होने पर इन दोनों से जो संतान उत्पन्न होती है वो संतान कहलाती है सुरतेवाल मीणा। तो ये संतान कहलाएगी सुरतेवाल मीणा, जो मीणा पुरुष से उत्पन्न होगी और अन्य जाति की महिला से उत्पन्न होगी। अगला क्वेश्चन है अपना, कौन सी जनजाति गोवर्धन पर्व पर शस्त्र का उपयोग नहीं करती? तो गोवर्धन पूजा के समय शस्त्र मीणा जाति के लोग नहीं उपयोग में लेते हैं। तो अपने यहाँ पे है जो विशेषकर राजपूत जाति है वो शस्त्रों का पूजन करती है, दशहरे के दिन करती है, गोवर्धन पूजन के समय करती है, लेकिन मीणा जनजाति उस दिन शस्त्रों का उपयोग नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है अपना, मोर्डी मांडना किस जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है? ध्यान रखना, सर्वाधिक प्रचलित, सर्वाधिक शब्द आता है। ये भील भी इसका उपयोग करते हैं मोर्डी मांडना। आपके चित्रकला जब अपन पढ़ेंगे तो वहाँ लोक चित्रकला के बारे में अलग से अध्ययन करेंगे, तो वहाँ अध्ययन करेंगे इसमें। तो आपके लोक चित्रकला का जो था सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन 1916 में आनंद कुमार स्वामी ने किया था। तो उन्होंने एक बुक लिखी थी राजपूताना पेंटिंग्स, उनमें इनका वर्णन है। लेकिन यहाँ पे अपन इतना ही क्वेश्चन ध्यान रखते हैं कि मोर्डी मांडना किस जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है? तो मोर्डी मांडना मीणा जनजाति में प्रचलित है। ये मोर्डी मांडना क्या है कि मीणा जनजाति जो है वो अपने राष्ट्रीय पक्षी जो मोर है उसको बहुत प्रिय है, इस जनजाति को उनसे बहुत लगाव है। तो मीणा जनजाति जो जंगलों में अपने घर बने होते थे, उन घरों के आंगन में उनकी दीवारों को सजाने के लिए मोर पक्षी के चित्र बनाती थी, इसलिए मोर पक्षी के चित्रों को मोर्डी मांडना कहते हैं। जैसे अपने त्योहारों पे जो मांडना बनाते हैं गेरू से और कली का जो घोल बना के कलर बनाते हैं, उन दोनों कलर से वो चित्र मोर पक्षी का बनाते थे। इसलिए मीणा जनजाति की महिलाएं अपने घरों को सजाने के लिए इस तरह के मांडने बनाते हैं, उसमें मोर पक्षी का चित्र विशेषकर वो जनजाति बनाती है। अगला है मीणा जनजाति में विवाह का प्रकार कौन सा है? तो एक दापा विवाह है, एक नाता विवाह है, एक आटा साटा विवाह है। तो मीणा जनजाति में ये तीनों ही विवाह प्रचलित है। तो इसमें दापा विवाह क्या होता है, इस बात को ध्यान रखो। तो दापा जो विवाह होता है, दापा का अर्थ होता है दहेज, यानी कि जिस विवाह में दहेज दिया जाता है वो विवाह दापा विवाह कहलाता है। यहां पे मीणा जाति में ध्यान रखना, दहेज जो होता है ये वर मूल्य कहलाता है। बाकी के और जनजातियों में भी दापा विवाह होता है, लेकिन वहां और जनजातियों में दापा विवाह वधू मूल्य कहलाएगा। सिर्फ मीणा जनजाति में दापे का अर्थ होता है दहेज और दहेज का अर्थ है यहां पे वर मूल्य। वो इसलिए है कि मीणा जनजाति सबसे धनी जनजाति हो गई है। मीणा जनजातियों के पुरुषों का नौकरियां लगने लगी, तो इस वजह से उनकी वैल्यूएशन बढ़ गई। तो अब पुरुष को जो पिता होते हैं नौकरी लगने पर, तो पिता क्या करते थे, तो पिता दहेज मांगने लगे। और दहेज मांगते हैं इस तरह समझ लो कि लड़के का मूल्य लगा रहे हैं, लड़के को बेचा जा रहा है, दहेज यही है। तो लड़के के पिता दहेज लड़की के
परिवार वालों से लेते हैं, इसलिए वर का मूल्य लग रहा है कि कितने में वो बिक रहा है, तो वो वर मूल्य है। लेकिन यहाँ पे और जनजातियों में अगर दापा के बारे में पढ़ेंगे तो वो वधु मूल्य कहलाएगा। तो इसका अर्थ होगा कि लड़की के पिता को दहेज देना पड़ेगा। लेकिन मीणा जनजाति में दहेज दापा वर मूल्य कहलाएगा, लड़के वाले दहेज मांगते हैं, लेते हैं। मीणा जनजाति में तलाक का प्रकार, ये तलाक का प्रकार भीलों में भी, लेकिन मीणा जनजाति में विशेषकर प्रचलित है। तो तलाक कैसे होता है? तो तलाक का प्रकार है यहाँ पे चीर फाड़ना। अपने यहाँ हिंदू धर्म में तलाक अगर एक ही तरीका है तलाक होने का, वो है कोर्ट में जाके, वरना और कोई तरीका नहीं है। लेकिन जो मुस्लिम धर्म है, उस मुस्लिम धर्म में आपके 3 तलाक जो मैटर चला है, तो वहाँ पे अलग प्रकार है तलाक का। तो अब थोड़े कानून उसमें और कठिन कर दिए गए, नहीं तो हर कोई ये व्हाट्सएप पे बोल दो, मुंह से बोल दो, चिट्ठी लिख के बोल दो, पर्ची में लिख दो, तो वो तलाक 3 बार बोलने से हो जाता था। लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा नहीं हो सकता, कोर्ट में ही जाना है। लेकिन इस जनजाति में तलाक का प्रकार ये होता है, अगर वो पुरुष अपनी पत्नी को तलाक देना चाहता है, तो उसने जो लुगड़ी पहनी हुई होती है, तो उस जो कपड़े का कोना होता है, लुगड़ी का चीर बोलते हैं उसको, उसका एक टुकड़ा फाड़ दिया जाता है और पुरुष फाड़ने के बाद उसका पति उस महिला के हाथ में दे देता है, तो उनका वो तलाक हो गया। इसी को बोलते हैं चीर फाड़ना। अब वो महिला क्या करती है, उस चीर को, उस टुकड़े को अपने हाथ में लेती है और 2 नए मटके पानी के भरे हुए सर पे रखती है और गांव के मुख्य मार्ग से चलती है। मुख्य मार्ग से जाने पर जो भी गांव का पुरुष, और वो चीर हाथ में रखती है उस टुकड़े को, तो और पुरुष ये देख लेते हैं कि इसका तलाक हो चुका है, तो जो भी पुरुष पहले उस घड़े को उतार लेता है वो उसकी भावी पत्नी हो जाती है। लेकिन महिला को यह अधिकार प्राप्त है कि वो किसी पुरुष को घड़े उतारने से मना भी कर सकती है। तो इसलिए मीणा जनजाति में तलाक का प्रकार की बात करें तो चीर फाड़ना है। अगला प्रश्न है अपना कि मीणा जनजाति के जंगलों में बने घर क्या कहलाते हैं? ध्यान रखना, टापरा या कूतो भीलों के घर कहलाते हैं। ये घर ये किसके कहलाते हैं? ये भीलों के घर कहलाते हैं। लेकिन मीणा जनजाति के जंगलों में बने घर मेवासे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मेवासे। और ये कैसे होते हैं? देखो, जो झोपड़ियाँ, कच्ची झोपड़ियाँ होती हैं, वो इसी प्रकार के घर होते हैं। तो ये इनके मेवासे हैं। इस तरह के मेवासे वो बनाते हैं। तो ये जंगलों में बने घर मीणा जनजाति के मेवासे कहलाते हैं। इन्हीं मेवासों में जो अभी अपन ने मोरडी मारने की बात की, तो इनकी जो ये दीवारें होती हैं, यहाँ पे इसको चित्रित करने के लिए यहाँ पे मोर पक्षी का वो एक चित्र बनाते हैं। इस मोर पक्षी को ही फिर वो मोरडी मांडना कहते हैं। इस तरह के वो चित्र बना देते हैं, तो ये ही मोरडी मांडना कहलाता है। इस तरह का यह दीवारों पे बना देते हैं, तो ये मोरडी मांडना कहलाता है। और मीणा जनजाति जंगलों में भर क्या कहलाएंगे? घर मेवासे कहलाएंगे। इस तरह से कच्ची झोंपड़ियां होती हैं, वो मेवासे होते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, मीणा जनजाति में अनाज संग्रह करने का पात्र क्या कहलाता है? तो अनाज संग्रह करने के लिए उनके पात्र होता है ओबेरी कहलाता है। ये कैसा पात्र होता है? ओबेरी आपके भी हो सकता है, गांव में जो बच्चे हैं हो सकता है उनके गांव में आज भी इस तरह के पात्र हों। ये मिट्टी का पात्र होता था, इस तरह का बड़ा पात्र बना होता था और इसमें 4 मिट्टी के ही पैर, पाए बोलते हैं अपन, वो 4 पाए होते थे इस तरह के। यहाँ पे एक गोल छिद्र होता था, एक छिद्र यहाँ होता था और यहाँ पे एक दरवाज़ा, छोटा दरवाज़ा जिसे खिड़की बोला जाता था, वो होता था। इसको पैक कर देते थे, इसको खोलते थे, ये बंद करके यहाँ से अनाज भरा जाता था। 2 रखे होते थे, तो एक पैक करके रखते, एक का चालू हालत में रखते। तो यहाँ पे कपड़ा वगैरह डाल के इस छिद्र को बंद रखते थे और इसमें फिर मुल्तानी मिट्टी वगैरह, नीम वगैरह डाल के इसको पैक कर देते, जिससे कि कीड़े वगैरह इस अनाज को ख़राब नहीं करें। तो वो स्टोर करके रखने का तरीका था। आज लोहे के पात्र आ गए हैं, इसलिए टंकियाँ वगैरह बोलते हैं। उस समय इनको बोलते थे ओबेरी। ये है ओबेरी। तो जब अनाज की ज़रूरत होती थी तो इसमें कपड़ा निकल और यहाँ से अनाज निकल आता था। इस तरह से यहाँ से अनाज बाहर आ जाता था। ये ओबेरी कहलाती थी, ये मिट्टी की बनी होती थी। तो डाकन प्रथा, अगला क्वेश्चन है, डाकन प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है?
तो ध्यान रखना मित्रों, डाकन प्रथा भील और मीणा दोनों जनजाति में प्रचलित है। तो आंसर होगा आपका सी, ए और बी दोनों। तो भील और मीणा जनजाति में डाकन प्रथा प्रचलित है। डाकन प्रथा क्या होती है? अभी आंदोलन भी चला था डाकन प्रथा के लिए, बहुत सारी जागरूकताएं हुई थी। कोरोना से पहले भी भास्कर ने भी इस तरह का एक अभियान भी चलाया था। तो डाकन प्रथा एक कुरीति है, ये बहुत सारी जनजातियों में प्रचलित है, विशेषकर भील और मीणाओं में प्रचलित है। इस जनजाति में डाकन प्रथा में क्या होता है कि डाकन प्रथा में कुछ लोग जो होते हैं वो किसी महिला को डाकन मान लेते हैं, कहते हैं कि ये बच्चों को मार देती है, बच्चों को खाने के लिए इस तरह का करती है, तो बच्चों की मृत्यु हो जाती है। तो वो क्या करते हैं, उस पूरे गाँव वाले लोग उस महिला को पत्थर दे दे के या तो मार देते हैं या उसको गाँव से बाहर जंगलों में निकाल देते हैं। तो इस तरह से ये कुरीतियाँ फैली हुई हैं। तो इस तरह का प्रचलन कैसे हुआ डाकन प्रथा का? मान्यता इस कुछ इस तरह कहते हैं कि जो पुरुष लोग थे, महिलाएं थी, जो युवा थे वो जंगलों में चले जाते थे, बूढ़े पुरुष महिलाएं और बच्चे गांव में रह जाते थे। तो वहां पे बच्चे कभी बीमार हो जाते थे तो गांव की जो बुजुर्ग अनुभवी महिला होती थी जड़ी बूटी से उस बच्चे का इलाज करती थी, इलाज हो नहीं पाता था। तो हो सकता है वो बच्चा बीमार ज़्यादा रहे तो मर जाता था। जब उसके पिता माता जब जंगल से शिकार के बाद शाम तक घर आते थे तो कहते थे बच्चा बीमार था, मर गया। ऐसी घटना फिर 2-4 महीने बाद फिर हो जाती, फिर वही महिला वो उस दूसरे बच्चे का इलाज करती, हो सकता है वो भी मर जाता था। तो कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगाने वाले समझदार लोग कह देते थे कि ये महिला डाकन बन गई है और ये ही बच्चे को उपचार करते, ये मार देते उस बच्चे को। बस इतने से ही सुनने के बाद उसको पत्थरों से मार मार के ये जंगल में भगा दिया जाता था। इस तरह की कुरीतियाँ, कुछ बातें प्रचलित हो गई, वो डाकन प्रथा हो गई। सरकार ने इस प्रथा पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। अगला प्रश्न है अपना, मीणा जनजाति चांदा गोत्र की कुल देवी मानी जाती है। मैंने बताया कि मीन पुराण में कितने गोत्र हैं मीणा जनजातियों के? 5200 गोत्र माने गए हैं, जिनमें से चांदा गोत्र विशेषकर बात करें तो चांदा गोत्र की कुल देवी मानी जाती है वाण माता। तो ये बाण माता कौन सी ये जातियों की कुल देवियाँ भी हैं और बहुत सारे राजवंशों के भी कुल देवियाँ हैं। तो बाण माता जो है, ये बाण माता मेवाड़ राजवंश की भी कुल देवी है। किसकी? सिसोदियाओं की, मेवाड़ राजवंश की भी कुल देवी मानी जाती हैं। निम्न में से कौन सी जनजाति सर्वाधिक संख्या में नगरों में रहती है? तो नगरों में रहने वाली जनजाति कौन सी है? तो सर्वाधिक संख्या में नगरों में रहने वाली जनजाति मीणा जनजाति है। तो आपको मैंने बताया राजाओं के समय से ही ये राजाओं के महलों में, वहाँ पे खजाने में चौकीदार हुआ करते थे, इसलिए राजाओं के आसपास, शहरों के आसपास, वही राज महाराजाओं के जो राज्य थे बड़े शहर बने तो वहीं ये जनजाति आसपास निवास करने लगी। थोड़ी पढ़ लिख भी गई थी, इसलिए और जनजातियों से इनका विकास तेजी से हो गया। इसलिए मीणा जनजाति, किस जनजाति ने एक क्षेत्र पर प्रशासक के रूप में राज्य किया है? तो मीणा जनजाति ने प्रशासक के रूप में राज्य किया, मैंने आपको बताया था। तो यहां पे मत्स्य प्रदेश, तो मत्स्य प्रदेश जो महाभारत काल में मिलता है इसका नाम, तो ये मत्स्य प्रदेश, ये जयपुर और जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र था वो मत्स्य प्रदेश, और इसकी राजधानी, मत्स्य प्रदेश की राजधानी जो विराट नगर हुआ करती थी महाभारत काल में, तो ये उनका निवास स्थान था। तो यहाँ पे राजा के रूप में 10वीं शताब्दी तक, कब तक शासन किया इन्होंने? 10वीं शताब्दी तक शासन किया। और बाद में 10वीं शताब्दी के बाद 11वीं शताब्दी के आसपास दूल्हे राय आए। ये दूल्हे राय कछुआ वंश से रिलेटेड हैं। कहते हैं भगवान राम के 2 पुत्रों में से लव और कुश, तो कुश की संतान कछुआ कहलाए और लव की संतान जो मेवाड़ के सिसोदिया है, महाराणा प्रताप का जो वंश है, वो लव की संतानें माने जाते हैं। और आमेर के राजा जो हैं, वो आमेर के राजा कछुआ वंश के माने जाते हैं, कुश की संतान है। तो दूल्हे राय द्वारा मीणा जनजाति के शासकों को हराकर अपना खुद का कछुआ वंश की स्थापना की, राजधानी आमेर बना लिया इन्होंने। मीणा जनजाति का सर्वाधिक उल्लेख किस पुराण में मिलता है? तो कहते हैं कि 18 पुराण है। विष्णु भगवान के 10 अवतार आए,
10 अवतार हैं तो उसमें विष्णु पुराण, उसमें इसका वर्णन है। ऐसे 18 पुराणे हैं, उन 18 पुराण, भारतीय माइथोलॉजी में 18 पुराणों का वर्णन है। और 4 क्या हैं? वेद हैं। तो 18 पुराणों में से मत्स्य पुराण में इसका मीना जनजाति का उल्लेख है। वो उल्लेख इसलिए है कि मत्स्य मछली से उत्पन्न माने हैं, मीन का मतलब मत्स्य मछली। तो मीन भगवान, विष्णु भगवान का ये अवतार है मीन भगवान का। तो वहाँ मत्स्य पुराण में विष्णु भगवान के इस अवतार का वर्णन मिलता है। कहते एक राक्षस पृथ्वी का अपहरण करके पाताल लोक में ले जाता है, तो विष्णु भगवान मीन भगवान का अवतार करते हैं। तो इस तरह मीन भगवान का अवतार मानते हैं। मछली का जो प्रलय हुई थी, तब प्रलय में उनको बचाने के लिए लोगों को इस तरह का अवतार इन्होंने लिया। मीणा जनजाति, मीणा जनजाति का प्रयागराज कहलाता है। यहाँ पे प्रिंटिंग में गड़बड़ी है, जनजाति का प्रयागराज कहलाता है। तो रामेश्वरम घाट है आपके सवाई माधोपुर में। तो रामेश्वरम घाट मीणा जनजातियों का प्रयागराज कहलाता है। यहां पे विष्णु भगवान का ही मंदिर बना है, चतुर्भुजनाथ। चतुर्भुजनाथ जी का मंदिर बना है, चार भुजाएं हैं, तो विष्णु भगवान का ही मंदिर है, विष्णु मंदिर है यहां पे। तो रामेश्वरम घाट इनका प्रयागराज कहलाता है। अगला प्रश्न है अपना, टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी में कौन सी मीणा सर्वाधिक निवास करते हैं? तो यहाँ पे ध्यान रखना, अगर रावत मीणाओं की बात करें तो रावत मीणा तो सबसे ज़्यादा अजमेर में है, अजमेर में रावत मीणा है। सुरतेवाल मीणा के बारे में मैंने आपको बात की थी। सुरतेवाल मीणा वो कहलाते हैं, मीणा पुरुष होता है, अन्य जाति की महिला से जो संतान उत्पन्न होती है वो सुरतेवाल मीणा कहलाती है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी में कौन से मीणा सर्वाधिक निवास करते हैं? तो यहाँ पे आता है परिहार मीणा। तो ये इन जिलों में सबसे ज़्यादा निवास करते हैं। मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन हुआ। तो मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन हुआ 1933 में। मीणा जनजाति किसकी झूठी कसम नहीं खाते? तो मीणा जनजाति जो है भूरिया बाबा की, गौतमेश्वर जी की झूठी कसम नहीं खाती। कहते हैं इनकी कसम खाने के बाद मीणा जाति झूठ नहीं बोलती। जो ये भूरिया बाबा हैं, ये मीणा जनजाति के, इनका मुख्य मंदिर सिरोही में है। अगला अपना सवाल है, निम्न में से कौन सी जनजाति में सागड़ी प्रथा प्रचलित है? तो सागड़ी प्रथा ध्यान रखो, सागड़ी प्रथा मीणा जनजाति में और भील जनजाति दोनों में ही प्रचलित है। ये होती क्या है सागड़ी प्रथा? आप इसे बेगारी प्रथा भी कह सकते हैं। सागड़ी प्रथा को बेगारी प्रथा भी कहा जा सकता है। तो इसमें क्या होता है, बेगारी प्रथा में राजाओं के समय ये प्रथा ज़्यादा प्रचलित थी। तो बहुत सारे लोगों को राजा अपने यहाँ पे या राजा के पदाधिकारी अपने यहाँ पे काम करवा लिए जाते थे उनसे, और उनको पगार यानी कि तनख्वाह, वेतन नहीं दिया जाता था। बगैर वेतन के वो काम करते थे। इस तरह से वो प्रथा कहलाती थी सागड़ी प्रथा, या आप इसे बंधुआ मजदूरी भी कह सकते हैं वर्तमान में। तो सरकार ने इस प्रथा पर भी प्रतिबंधित किया हुआ है। तो आपने देखा होगा, तो एक तो बेगारी प्रथा और एक डाकन प्रथा, दोनों ही प्रथाएं यहाँ प्रचलित हैं। मीणा जनजाति में भी है, भील जनजाति में भी है। सरकार ने इन दोनों ही प्रथाओं को प्रतिबंधित किया हुआ है। तो आंसर है मित्रों अपना दोनों, मीणा और भील। अगला सवाल है अपना, मीणा जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? बात करें मीणा जनजाति का प्रमुख नृत्य तो लांगुरिया नृत्य है। ये लांगुरिया नृत्य जो कैला माता है, ये कैला माता करौली वाली है। वैसे तो ये यादव वंश की कुल देवी मानी जाती हैं। यादव वंश की कुलदेवी है कैला माता करौली वाली, लेकिन मीणा जनजाति की इनमें बहुत
श्रद्धा है, आस्था है। तो मीण जनजाति इनके मेले में बहुत जाती है। तो मीण जनजाति इनके मेले में यहाँ लांगुरिया नृत्य करती है। तो एक गाना भी प्रचलित है कि कैला मैया के भवन में घुटमल खेले लांगुरिया। तो यहाँ पे लांगुरिया का अर्थ होता है वानर। ये लांगुरिया जो शब्द है इसका अर्थ वानर, वानर का यहाँ पे हनुमान जी से संबंध है। तो अपनी माइथोलॉजी में दो बातें प्रचलित हैं कैला माता के बारे में। कहते हैं कि कैला माता योग माया का अवतार मानी जाती है, योग माया है। कहते हैं कि यादव वंश की इसलिए मानी जाती हैं, कहते हैं कि जब कंस ने 8वीं संतान जब हुई थी तो उसमें कहते हैं 8वीं संतान के रूप में जो लड़की को बताते, तो लड़की को मारने के लिए जैसे ही कंस ने उसको ऊपर उठाया तो उसके हाथों से वो छूट गई थी और आकाशवाणी हुई कि तेरा मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो गया, और वो संतान लड़की जो थी वो गायब हो गई। तो कहते हैं कि वो यहाँ पे प्रकट हुई कैला माता के रूप में। तो इसलिए यादव वंश उनको अपनी कुल देवी मानता है। दूसरी मान्यता है कि जो कैला माता है ये अंजनी माता का अवतार माने जाते हैं, और अंजनी माता हनुमान जी की माँ है। तो इसलिए ये हनुमान जी के रूप में फेमस हुई। तो हनुमान जी अंजनी माता के रूप में है। तो दो अवतार माने जाते हैं, योग माया के रूप में जो कंस के हाथों से छूटी थी, और दूसरी अंजनी माता के रूप में। इसलिए लांगुरिया यहाँ पे अंजनी माता है, हनुमान जी माँ के यहाँ पे हैं। तो माता के आंगन में हनुमान जी वानर के रूप में खेल रहे हैं। तो ये गाना बना कैला मैया के भवन में घुटमल खेले लांगुरिया। तो मीण जनजाति इस नृत्य को प्रमुखता से करती है। अगली बात करते हैं अगले सवाल पे। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या में कौन सी जनजाति निवास करती है? अगर अपन जनसंख्या की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या में मीणा जनजाति अपने राजस्थान में निवास करती है। सेकंड स्थान पे अपना भीलों का आता है, जनसंख्या की दृष्टि से भील सेकंड पे है राजस्थान में, और गरासिया जनजाति थर्ड स्थान पे आती है। गोंड्स की बात करें तो ये भारत में गोंड्स जनजाति प्रथम स्थान पे आती है, ये भारत में आती है, और सबसे ज़्यादा गोंड्स मध्य प्रदेश में निवास करते हैं। तो भारत में सबसे ज़्यादा जनजाति के बारे में पूछे संख्या में तो गोंड्स होते हैं, एमपी में सर्वाधिक हैं, और सेकंड नंबर पे अगर भारत की बात करें तो भील ही होते हैं। लेकिन राजस्थान में मीण जनजाति सर्वाधिक जनसंख्या के रूप में निवास करती है। तो सर्वाधिक जनसंख्या में कौन सी जनजाति है? तो आपके मित्रों मीण जनजाति निवास करेगी। ये आपका आज मीण जनजाति के बारे में टॉपिक था। मैंने आपको यहाँ पे अधिकतम क्वेश्चन लेने की कोशिश की जिससे अपना सारा टॉपिक क्लियर हो जाए। अगली क्लास नेक्स्ट